हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में सर्दी का सितम जारी। शीतलहर को लेकर 6 से 8 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। झारखंड में लगातार बढ़ रही शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर अगले 3 दिनों तक सारे स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित निजी विद्यालयों में आज 6 जनवरी से 8 जनवरी तक कक्षाएं स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश प्री नर्सरी और नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शीतलहर के चलते न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे छोटे बच्चों और किशोर विद्यार्थियों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। उन्हें ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी और विभाग द्वारा निर्धारित गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना होगा। शीतलहर की चपेट में झारखंड। अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री गिरेगा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना जताई है। वहीं 13 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में रांची सहित लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, गुमला, खुंटी, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार शामिल हैं। इन जिलों के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में सबसे अधिक तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान लोहरदगा में 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और कोहरे को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर सुबह शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, गर्म कपड़े पहनने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है। लातेहार के बालूमाथ रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी डिरेल। बीसीबीएम कोयला साइडिंग पर हुआ हादसा। 2 बोगियां पटरी से उतरी, आवागमन प्रभावित। लातेहार जिले में धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत टोरी शिवपुर रेलवे लाइन पर स्थित बालूमाथ रेलवे स्टेशन के समीप सोमवार को बड़ा रेल हादसा टल गया। बीसीबीएम रेलवे कोयला साइडिंग पर एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। इस घटना में मालगाड़ी की 2 बोगियां 4 नंबर पटरी से नीचे उतर गई, जिससे इस लाइन पर रेल आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। मालगाड़ी के डिरेल होने की जानकारी मिलते ही रेल प्रबंधन ने तत्काल धनबाद रेल मंडल के वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। उसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बाल वाटिका व कक्षा 1 में नामांकन के लिए दिशा निर्देश जारी। राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बाल वाटिका और कक्षा 1 में नामांकन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में बाल वाटिका 5+ आयु और कक्षा 1 में 6+ आयु में प्रत्येक कक्षा में 40-40 विद्यार्थियों का नामांकन किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया के तहत संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयवार आवेदन संकलित कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजे जाएंगे। इसके आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सभी जिलों के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की विद्यालयवार सीट विवरणी जारी की जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी जिलों द्वारा 22 जनवरी 2026 तक नामांकन विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। पश्चिमी सिंहभूम में पिकनिक से लौट रही डीजे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, युवक की मौत।
पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड की कराईकेला थाना क्षेत्र के नकटी डैम से पिकनिक मनाकर लौट रहे एक युवक की डीजे साउंड लदी गाड़ी पलटने से दबकर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना सोमवार देर शाम नकटी डैम के पास घटी। बताया जाता है कि चक्रधरपुर के वार्ड संख्या 5 के दंदासाई क्षेत्र के कुछ युवक पिकनिक मनाने नकटी डैम गए थे। जब सभी पिकनिक मनाकर लौट रहे थे तो कुछ युवक डीजे वाली गाड़ी पर सवार हो गए। इसी बीच डैम के पास ही गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे गाड़ी पर सवार दंदासाई के स्वर्गीय दिलीप सिंह के पुत्र सरवन सिंह उर्फ लाला डीजे गाड़ी के नीचे दब गए। इसके बाद अन्य युवकों द्वारा काफी मशक्कत के बाद सरवन को डीजे के नीचे से बाहर निकाला गया। निकालने के बाद तत्काल चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना में कुछ अन्य युवकों को भी चोट लगी है। इधर घटना की सूचना पाकर बड़ी संख्या में लोग अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। रामगढ़ के कुज्जू में कोयला व्यवसायी डब्लू सिंह के आवास पर राहुल दुबे गिरोह ने चलाई गोली। रामगढ़ जिले के कुज्जू नया मोड़ स्थित कोयला व्यवसायी डब्लू सिंह के आवास पर सोमवार शाम करीब 7:30 बजे फायरिंग हुई। जानकारी के अनुसार 2 व्यक्ति बाइक पर सवार होकर पहुंचे और डब्लू सिंह के आवास पर गोलीबारी की। मिली जानकारी के अनुसार राहुल दुबे गिरोह ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। ज्ञात हो कि पूर्व में व्यवसायी को इस गिरोह से जान से मारने की धमकी मिली थी। गिरोह ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ये फोन कॉल नजरअंदाज करने का नतीजा है। अगर अभी भी तुम्हारा दिमाग नहीं खुला तो अगली बार घर पर गोलीबारी नहीं, सीधे खोपड़ी खोल देंगे। जरूरत पड़ी तो गाड़ी पर बम भी फेंकवा देंगे। जितनी जल्दी तुम सिस्टम में आओगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ठीक होगा, अन्यथा हम अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। अगली बार और भी अच्छे से तुम्हारा स्वागत करेंगे। बोकारो में जंगली सुअर के हमले में एक की मौत, 2 घायल। वन विभाग ने दी तत्काल सहायता। बोकारो जिले के चंदन कियारी प्रखंड के आदराकुड़ी गांव स्थित महतोडी टोला में सोमवार को जंगली सुअर के हमले से गांव में अफरा तफरी मच गई। खेत जाने के क्रम में गांव के निकट ही जंगली सुअर ने 55 वर्षीय बधन महतो, 45 वर्षीय अंजना सहिस तथा 65 वर्षीय पांडव महतो पर अचानक हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बधन महतो ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद घायल अंजना देवी एवं पांडव महतो को इलाज के लिए पुरलिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही जेएलकेएम नेता अर्जुन रजवार के प्रयास से चंदन कियारी वन विभाग की टीम सोमवार को गांव पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग की ओर से मृतक बधन महतो की पत्नी को तत्कालिक राहत के रूप में 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। साथ ही जंगली जानवर द्वारा हुई जानहानि के तहत मिलने वाली विभागीय सहायता राशि एवं घायलों के इलाज हेतु निर्धारित सहायता राशि के भुगतान का आश्वासन दिया गया। चतरा में ब्राउन शुगर की बड़ी डील नाकाम। जंगल से 15 लाख की खेप के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। लग्जरी कार से हो रही थी नशे की डील। चतरा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए मूल्य की ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र के तुढ़ाग जंगल में की गई, जहां तस्कर एक लग्जरी i20 कार के जरिए ब्राउन शुगर की बड़ी खेप खपाने की तैयारी में थे। पुलिस के अनुसार यह डील गुप्त रूप से जंगल में की जा रही थी ताकि किसी को भनक न लगे, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने तस्करों की योजना पर पानी फेर दिया। इस कार्रवाई को चतरा पुलिस की अब तक की बड़ी नशा विरोधी कार्रवाई माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि तुढ़ाग जंगल में i20 कार के जरिए नशीले पदार्थों की बड़ी डील होने वाली है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ संदीप सुमन और सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर पहले से ही घेराबंदी कर ली और दबोच लिया। पकड़े गए तस्करों की तलाशी लेने पर उनके पास से 31.19 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही सफेद रंग की i20 कार और 5 स्मार्टफोन भी बरामद की गई है। रामगढ़ में श्री महाकाल महोत्सव। सुभाष चौक पर 8 वर्षों से हो रहा आयोजन, हजारों भक्तों की उमड़ी आस्था। रामगढ़ शहर के सुभाष चौक पर श्री महाकाल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रामगढ़ संघर्ष समिति की ओर से आयोजित यह महोत्सव पिछले 8 वर्षों से लगातार किया जा रहा है और इसे रामगढ़ जिले का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे भगवान महाकाल के भव्य श्रृंगार के साथ हुई। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक संपन्न कराया गया। अनुष्ठानों के उपरांत महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे आयोजन के दौरान सुभाष चौक का माहौल भक्तिमय बना रहा और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। महाआरती के बाद विशाल महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थल पर विशेष इंतजाम किए गए थे।
देवघर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बीएलओ संवाद, मतदाता सूची की शुद्धता को बताया लोकतंत्र की रीढ़, ईमानदारी से दायित्व निभाने की अपील। देवघर में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तपोवन स्थित श्री श्री मोहन आनंद +2 विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए बीएलओ से उन्होंने सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बीएलओ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की नींव सही और त्रुटि रहित मतदाता सूची पर टिकी होती है और इसे तैयार करने में बीएलओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीएलओ मौजूद थे, जिन्हें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी भी दी गई। गढ़वा जिले में ओझागुनी के शक में बेटे ने ली पिता की जान, आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा जिले के बड़गढ़ थाना क्षेत्र के गड़िया गांव में एक बेटे ने अपने वृद्ध पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला ओझागुनी के अंधविश्वास से जुड़ा है। दरअसल गढ़वा जिले के बड़गढ़ थाना क्षेत्र के गड़िया गाँव में 65 वर्षीय वृद्ध चंद्रिका राम की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार चंद्रिका राम के बड़े बेटे ने ही ओझागुनी के अंधविश्वास के शक में टांगी कुल्हाड़ी से मारकर उनकी हत्या कर दी है। रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने बताया है कि घटना की जानकारी मिलने पर एक टीम गठित की गई। इस टीम में भंडरिया इंस्पेक्टर साहब, बड़गढ़ थाना प्रभारी के साथ पुलिस अवर निरीक्षक राजेश वर्मा भी थे, जिन्होंने घटना की जांच की, जिसमें पता चला है कि 65 साल के चंद्रिका राम के बड़े बेटे नागेंद्र राम को अंधविश्वास के चक्कर में अपने पिता पर ओझा होने का शक था। इसी शक में रात में उन्हें अकेला सोते देखकर उसने मौके का फायदा उठाया और घर में रखी कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी नागेंद्र राम ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि घर पर उसके बच्चे लगातार बीमार रहते थे। उसके पिता पहले ओझागुनी करते थे। इसी शक में आकर उसने अपने पिता की हत्या कर दी। गढ़वा पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और खून लगा जैकेट बरामद कर लिया है। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर गढ़वा जेल भेज दिया गया है। लापता 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय अंशिका का नहीं मिला सुराग। आरजेडी नेता कैलाश यादव ने प्रशासन को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोशीबाड़ी खटाल से अपहृत 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय अंशिका का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। प्रशासन की सुस्त कार्यशैली को लेकर यादव समाज, स्थानीय बस्ती वासियों और सामाजिक संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। सोमवार को मोशीबाड़ी खटाल में आयोजित आपात बैठक में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बैठक में मौजूद राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा है कि यह बेहद चिंताजनक है कि एक गरीब गोपालक सुनील यादव के बच्चों के अपहरण के बावजूद प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी उद्योगपति या वीवीआईपी परिवार के बच्चे का अपहरण होता तो पूरा प्रशासनिक तंत्र तुरंत सक्रिय हो जाता। बैठक के दौरान कैलाश यादव ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन से फोन पर बात कर पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया और स्पष्ट रूप से कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर बच्चों की सकुशल बरामदगी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आज मंगलवार को दोपहर 12 बजे धुरवा शहीद मैदान स्थित शेख भिखारी चौक पर शांतिपूर्ण विशाल धरना दिया जाएगा। धरने के दौरान आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी। झारखंड मुस्लिम युवा मंच का राजभवन में राज्यपाल से संवाद, मॉब लिंचिंग और उर्दू की अपेक्षा पर कार्रवाई की मांग। रांची में झारखंड मुस्लिम युवा मंच के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं और उर्दू भाषा की अपेक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने इन विषयों पर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं का उल्लेख करते हुए दोषियों पर त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही लिंचिंग के शिकार परिवारों के पुनर्वास को लेकर सरकारी नौकरी, बच्चों की मुक्त शिक्षा, सम्मानजनक मुआवजा और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि झारखंड की द्वितीय राजभाषा होने के बावजूद उर्दू भाषा को शासकीय भवनों में उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि भाषाई समानता और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप सभी प्रमुख सरकारी भवनों पर उर्दू भाषा को सम्मानजनक स्थान दिया जाए।
जमशेदपुर में रेल फाटक पर पीछे लुढ़की बस ने मारी स्कूटी में टक्कर, 16 वर्षीय अंजलि की गई जान, 10 साल की बच्ची गंभीर। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीगोड़ा रेल फाटक के पास सोमवार को हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 16 वर्षीय किशोरी अंजलि कुमारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ स्कूटी पर मौजूद 10 वर्षीय चचेरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को तत्काल टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रेल फाटक बंद होने के कारण रहरगुड़ा से साक्षी की ओर जाने वाली भोले शंकर बस फाटक के पास खड़ी थी। आरोपी की बस चालक और खलासी बिना हैंड ब्रेक लगाए बस छोड़कर चाय पीने चले गए। इस दौरान बस अचानक पीछे की ओर लुढ़क गई और पीछे खड़ी स्कूटी को कुचलते हुए अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में जान गंवाने वाली अंजलि कुमारी परसुडी थाना क्षेत्र के बारीगोड़ा सुभाष टोला की रहने वाली थी। वह किसी जरूरी सामान की खरीदारी के लिए घर से निकली थी। उसके साथ उसकी चचेरी बहन निधि कुमारी भी थी, जिसकी उम्र करीब 10 से 12 वर्ष बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। देखते ही देखते गुस्सा बढ़ा और लोगों ने रेलवे ट्रैक भी जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने बस में भी तोड़फोड़ की, जिससे वाहन को भारी नुकसान पहुंचा है। बदले मौसम का असर गहराया, रांची में वायरल से लेकर हार्ट से जुड़ी बीमारियों में इजाफा। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर अब राजधानी रांची के लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। लगातार गिरते तापमान और ठंडी हवाओं ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है। इसका सीधा असर सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में बढ़ते मरीजों की संख्या के रूप में सामने आ रहा है, जहां सर्दी से जुड़ी बीमारियों के मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रिम्स, सदर अस्पताल और निजी क्लिनिकों में सर्दी, खांसी, वायरल फीवर और गले के संक्रमण के लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। रिम्स के पीडियाट्रिक ओपीडी में रोजाना 40 से 50 बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार तापमान में अचानक बदलाव बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर रहा है, जिससे ये वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। मौसम का प्रभाव बच्चों तक सीमित नहीं है, वयस्कों और बुजुर्गों में भी ठंड से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी हैं। मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों का कहना है कि गले का संक्रमण, खांसी, बुखार और सांस की दिक्कत के मामलों में इजाफा हुआ है। डॉक्टरों ने लोगों को बिना सलाह दवा लेने से बचने की हिदायत दी है, खासकर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को लेकर। झारखंड सशस्त्र पुलिस वन ने मनाया 146वां स्थापना दिवस। रांची डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस वन परिसर में सोमवार को 146वां स्थापना दिवस समारोह पूरे सम्मान और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। समारोह की शोभा तब और बढ़ गई जब झारखंड की डीजीपी तदासा मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके बाद झारखंड सशस्त्र पुलिस वन के जवानों ने अनुशासन, एकता और शौर्य का परिचय देती भव्य परेड प्रस्तुत की। वहीं इस परेड में कुल 4 प्लाटूनों ने भाग लिया, जिनकी कदमताल और ड्रिल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। परेड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों की प्रतिभा और झारखंडी संस्कृति की झलक देखने को मिली। नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम का शुभारंभ। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कानून को बदलने के विरोध में सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत रांची के बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल मार्च किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री बेला प्रसाद, भूपेंद्र मारावी, प्रणव झा उपस्थित थे। मार्च के पूर्व महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात मनरेगा कानून बदलने के विरोध में अनवरत संघर्ष हेतु कांग्रेस जनों को केशव महतो कमलेश ने शपथ दिलाया। इस अवसर पर के राजू ने कहा कि मनरेगा के तहत यूपीए सरकार ने लोगों को 100 दिनों के रोजगार का हक कानून बना कर दिया था। काम का निर्धारण भी ग्राम पंचायत के हाथों में था। मनरेगा का मूल था कि पंचायत का विकास पंचायत के लोगों के हाथों से हो। मनरेगा से गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिली। विश्व के अधिकांश देशों ने मनरेगा मॉडल का अध्ययन कर उसे ग्रामीण विकास का मजबूत आधार माना। कई देशों ने इस मॉडल को अपनाया। कोविड काल में लाखों लोग जब शहर से गांव की ओर लौट रहे थे तो उनके सामने भूख से लड़ने के लिए रोजगार की आवश्यकता थी। उस दौर में मनरेगा ने उन्हें रोजगार दिया। मनरेगा का ऑडिट, मनरेगा का अधिकार मनरेगा कर्मियों के हाथों में दिया गया। सोशल ऑडिट से लोगों का विश्वास कायम हुआ। गांधी जी की सोच अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास का था। मनरेगा से यह पूरा हो रहा था, इसलिए यूपीए सरकार ने इस कानून को महात्मा गांधी के नाम पर रखा। नए कानून में योजनाएं और जगह केंद्र सरकार तय करेगी। मजदूरों को काम मांगने का अधिकार नए कानून में नहीं है। नए कानून में ठेकेदारों से काम कराने का प्रावधान किया गया, जबकि मनरेगा में ऐसा नहीं था।
कांग्रेस के मनरेगा बचाओ आंदोलन पर बीजेपी का पलटवार, कहा नए प्रावधान से घोटालेबाजों को दिक्कत। मनरेगा का नाम बदले जाने के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस के द्वारा राजधानी रांची में आयोजित आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा विधायक सीपी सिंह ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कांग्रेस पर हराम का पैसा खाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये नए प्रावधान से अब मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी विधायक ने कहा है कि मजदूर हित में नया प्रावधान अच्छा हो गया है, जबकि दलाल और घोटालेबाज के हित में गड़बड़ हुआ है। विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि इसके बाद भी घोटाला नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन डीबीटी के माध्यम से मजदूरों के खाते में पैसा जाने से बिचौलिए और दलालों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये 75 साल खाए और जिंदगी भर खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मनरेगा का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 करने के विरोध में कांग्रेस के आंदोलन का जवाब देने के लिए भाजपा ने तैयारी कर ली है, जिसके तहत हर मंडल में 8 से 10 जनवरी तक गोष्ठी और सभा के माध्यम से जनता के बीच जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं को अलग अलग जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए जिम्मेदारी दी गई है। गुमला में पत्नी ने प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश, सेल्स मैनेजर पति की कर दी हत्या। पति को पत्नी के अवैध संबंध की थी जानकारी। गुमला जिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिसई थाना क्षेत्र के मुकुंदा गांव स्थित सोंगरा पहाड़ कोना जंगल से 36 वर्षीय बुधराम तिर्की का शव बरामद किया गया है। मृतक गुमला टेक्सटाइल में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पुलिस के अनुसार हत्या की साजिश खुद मृतक की पत्नी रांथी देवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची। सिसई थाना के एसआई अरुण कुमार सिंह ने शव को कब्जे में लेकर सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले में आगे कार्रवाई में जुट गई है। आईएएस छवि रंजन एनआरएचएम निदेशक पद से हटाए गए, स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव बने। रांची में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। आईएएस अधिकारी छवि रंजन को एनआरएचएम के निदेशक पद से हटाकर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया। निलंबन रद्द होने के बाद हाल ही में छवि रंजन की एनआरएचएम में निदेशक के पद पर पोस्टिंग हुई थी। हालांकि कुछ ही दिनों के भीतर उनका फिर से स्थानांतरण कर दिया गया है और अब उन्हें स्वास्थ्य विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस ताजा पदस्थापन को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है, क्योंकि एनआरएचएम जैसे महत्वपूर्ण विभाग में उनकी तैनाती जो है अल्पकालिक रही। फिलहाल सरकार की ओर से इस बदलाव के पीछे की वजह को लेकर कोई जो आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मांडर टोल कर्मियों से उलझे भाजपा विधायक, वीडियो पर दी सफाई, बोले केंद्रीय परिवहन मंत्री और एनएचएआई से करेंगे शिकायत। राजधानी रांची के मांडर टोल प्लाजा पर पलामू के पांकी से भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता के परिवार के साथ टोल टैक्स को लेकर उपजा विवाद अब तुल पकड़ने लगा है। विधायक ने आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत उनके साथ हुई बहस के वीडियो को वहां के कर्मियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। हालांकि वीडियो में विधायक भी टोल कर्मियों के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। वही टोल कर्मियों का आरोप है कि विधायक उन्हें धमका रहे थे। उन्होंने एक टोल कर्मी को पहले थप्पड़ भी जड़ा था। इस पूरी घटना को लेकर विधायक शशि भूषण मेहता ने केंद्रीय परिवहन मंत्री और एनएचएआई से टोल कर्मियों और संचालक के खिलाफ लिखित शिकायत करने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तो जानबूझकर गाड़ी को रोककर परिवार को परेशान किया गया और सवाल करने पर उनके साथ बदतमीजी करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पलामू में रेलवे ओवरब्रिज के पास से 4.30 किलो गांजा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। मेदिनीनगर शहर थाना की पुलिस ने रेलवे कॉलोनी ओवरब्रिज के पास गांजा की बिक्री करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ऋषिकेश पांडे उर्फ सीपू पांडे व कृष्ण कुमार गुप्ता शामिल हैं। दोनों नौडीहा थाना क्षेत्र के पिपराटांड के रहने वाले हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दोनों रेलवे कॉलोनी के नजदीक गांजा की खरीद बिक्री करते हैं। पुलिस ने पकड़े गए ऋषिकेश पांडे के पास से प्लास्टिक के टेप में लपेटा हुआ 2.50 किलो गांजा व मोबाइल फोन बरामद किया है। वहीं कृष्ण कुमार गुप्ता के पास से 1.80 किलो गांजा व काले रंग का सैमसंग मोबाइल फोन जब्त किया है। शहर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों युवक मादक पदार्थ की बिक्री करते हैं। पुलिस ने सोमवार की सुबह दोनों को रेलवे ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया। रांची में पेट्रोल पंप पर ओमनी वैन से युवक को कुचलने वाला आरोपी गिरफ्तार।
जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस जियो पेट्रोल पंप पर बीते 31 दिसंबर 2025 की रात एक मामूली विवाद में ओमनी वैन से एक युवक को कुचल दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर हटिया डीएसपी के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने इस घटना में शामिल ओमनी वैन के मालिक के बेटे अली जोहेब को गिरफ्तार कर लिया है। तकनीकी अनुसंधान और प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। रांची पुलिस ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। पूछताछ के दौरान अली जोहेब ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और घटना में शामिल ओमनी वैन के चालक और उस पर सवार अन्य व्यक्तियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस ने घटना प्रयुक्त मारुति वैन को जब्त कर लिया है। घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनकी छिपने की संभावित स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी करेंगे सांसद विधायकों पूर्व लोकसभा व विधानसभा उम्मीदवारों के साथ 1-to-1 बात। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू झारखंड दौरे पर हैं। वे सोमवार को मनरेगा के नाम बदलने के खिलाफ पैदल मार्च में शामिल हुए। वे 7 जनवरी तक झारखंड प्रवास में रहेंगे। वहीं आज 6 जनवरी को के राजू पार्टी के सांसदों, विधायकों, पूर्व लोकसभा विधानसभा प्रत्याशियों सहित जिला पर्यवेक्षकों के साथ राज्य की अतिथिशाला मोरहाबादी में 1-to-1 मुलाकात करेंगे। 7 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें जी राम जी बिल के प्रभाव, जिलावार जिम्मेदारियों के निर्धारण के साथ समन्वय को अंतिम रूप दिया जाएगा। पूरे राज्य में एकजुट होकर एक समान संदेश के साथ कार्य करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत करना और आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करना है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान 10,26,000 आवेदनों का निपटारा। झारखंड सरकार की ओर से चलाई गई आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कुल 12,94,915 आवेदन आए, जिसमें से रिकॉर्ड 10,26,004 आवेदनों का निपटारा कर लिया गया। 2,68,911 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। इस कार्यक्रम के तहत 5,226 कैंप लगाए गए। इस कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक वृद्धा पेंशन से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। इसमें 1,17,065 आवेदन आए, जिसमें से 1,03,47 आवेदनों का निपटारा किया गया। फिलहाल 16,718 मामले प्रक्रियाधीन हैं। वह कैंप के जरिए 73,007 स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। पाकुड़ में 15 वर्षीय किशोरी रोजलीन बेसरा लापता, परिजनों ने की मदद की अपील। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के ताल पहाड़ी गांव की 15 वर्षीय रोजलीन बेसरा घर से लापता हो गई है। किशोरी ने 1 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 10 बजे घर से बाहर जाने के बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों ने कई स्थानों पर उसकी खोजबीन की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। किशोरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसके सुरक्षित मिलने की तत्काल आवश्यकता है। परिजन और स्थानीय लोग सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर किसी को रोजलीन कहीं दिखाई दे या उसके बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत परिजनों को सूचित करें। संपर्क नंबर 6291332976 या फिर 8294927269 पर या फिर 9955096057 पर संपर्क कर सकते हैं। बोकारो हिट एंड रन केस पर हंगामा, हादसे के 5वें दिन घायल मजदूर ने तोड़ा दम, आक्रोशित परिजनों ने थाना घेरा। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में हुए हिट एंड रन मामले में घायल ठेका मजदूर बलराम सिंह 53 वर्षीय की इलाज के दौरान मौत हो गई। बलराम सिंह की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजनों ने शनिवार 5 जनवरी की सुबह सेक्टर 6 थाना का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हादसे के बाद से पुलिस ने आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी में लापरवाही बरती, जिससे आरोपी अब तक खुलेआम घूम रहा है। परिजनों ने दोषी चालक की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे सेक्टर 6 स्थित शिव मंदिर के सामने बलराम सिंह सड़क पार कर रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी थी। निलंबित आईएएस विनय चौबे की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। हजारीबाग जिले के डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान एसीबी और विनय चौबे की ओर से बहस एवं दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब विनय चौबे की जमानत याचिका पर अदालत आज मंगलवार को अपना फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। विनय चौबे ने जिस मामले में हाईकोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इसी महीने होगी झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन जनवरी 2026 के मध्य में रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी, जिनमें जो है अंधापन, कम दृष्टिचलन, विकलांगता, दोनों हाथ प्रभावित तथा सेरेब्रल पाल्सी जैसी श्रेणियां शामिल हैं, उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन द्वारा जारी जो है सरकारी अक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में स्क्राइबल की सुविधा प्रदान की जाएगी। जो अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें संबंधित प्रपत्र भरकर 9 जनवरी 2026 तक आयोग कार्यालय में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह कदम परीक्षा में विकलांग अभ्यर्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने और उन्हें उचित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जेबी वेनल की रिकॉर्ड राजस्व वसूली, पहली बार 500 करोड़ के पार हुआ आंकड़ा। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने दिसंबर महीने रिकॉर्ड राजस्व की वसूली की है। पहली बार वितरण निगम ने एक महीने में 500 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा हासिल किया है। दिसंबर में वितरण निगम को राजस्व के रूप में 511 करोड़ 59 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है, जो नवंबर माह की तुलना में 107 करोड़ 59 लाख रुपए अधिक है। नवंबर माह में वितरण निगम को राजस्व के रूप में 404 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। फिलहाल 4 महीने से ऊर्जा सचिव और वितरण निगम में एमडी का पद खाली है, लेकिन सरकार के निर्देश के अनुसार वितरण निगम अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। वितरण निगम में राजस्व वसूली और 100% बिलिंग पर जोर दिया है। बिलिंग एजेंसी को भी हिदायत दी गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचे, समय पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिले। आजसू ही संवारेगी झारखंड को, दिवशरण भगत। रांची में युवा आजसू की दस्तक, हर घर तक सदस्यता अभियान का शुभारंभ मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर दिवशरण भगत, केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर एवं केंद्रीय महासचिव संजय मेहता ने संयुक्त रूप से किया। अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अमित यादव ने की। सदस्यता अभियान की शुरुआत रांची यूनिवर्सिटी गेट के पास की गई। इस मौके पर डॉक्टर दिवशरण भगत ने कहा है कि आजसू ने संघर्ष कर झारखंड का निर्माण किया है। जनता को आजसू से ही आशा है और वह राज्य को संवारेंगी। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से आजसू हर घर में जुटेगी। प्रवीण प्रभाकर ने कहा है कि आजसू की युवा तथा छात्र इकाइयां लगातार जन मुद्दों पर संघर्ष कर रही हैं। छात्रवृत्ति मुद्दे पर आजसू ने सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई। उन्होंने कहा है कि राज्य की राजधानी होने के बावजूद रांची महानगर के नागरिक उपेक्षित हैं। उन्होंने कहा है कि युवा आजसू का सदस्यता अभियान प्रत्येक वार्ड में चलेगा। संजय मेहता ने कहा है कि छात्र युवा लगातार आजसू से जुड़ रहे हैं और उन जन मुद्दों पर पहल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में आजसू का जनाधार बढ़ रहा है। पेशा पर किसी भी ग्राम प्रधान ने क्यों नहीं कुछ बोला, केवल बीजेपी के लोगों को तकलीफ है। सुप्रियो झामो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि पेशा नियमावली बनाकर हेमंत सोरेन की सरकार ने ग्रामीणों को शोषण और दोहन से मुक्ति दिलाने का काम किया है। इससे भाजपा की आदिवासी विरोधी राजनीति नेस्त नाबूद हो गई है। नियमावली बनने से वनोपज लूटने और बालू गिट्टी के माफिया तत्वों का आर्थिक मेरुदंड कमजोर होने वाला है, जिसका भाजपा प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें अब घोर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि पेशा नियमावली पर भाजपा के महान लोग बोल रहे हैं, जो केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अपने कार्यकाल में पेशा पर 5 पैसा काम करने के बदले केवल अपनी जाति पात्र मुंडा को एसटी सूची में शामिल कराने का काम किया। सुप्रियो सोमवार को पार्टी मुख्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा है कि पेशा नियमावली पर आज कोई भी मांझी, मानकी, मुंडा, डोकलो, सोहोर जैसे ग्राम प्रधान क्यों नहीं बोल रहे, केवल भाजपा के ही पेट में दर्द क्यों हो रहा है। गिरिडीह में उत्पाद विभाग ने 2 गांवों में अवैध शराब भट्ठी ध्वस्त की, भारी मात्रा में महुआ व शराब नष्ट। गिरिडीह एसडीएम सह प्रभारी उत्पाद अधीक्षक श्रीकांत यशवंत विश्वपूते के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने सोमवार को घोड़थंभा ओपी क्षेत्र के बलहारा व मकडिहा गांव में छापेमारी की। टीम ने दोनों गांव में अवैध शराब की भट्ठी ध्वस्त की। इस दौरान टीम ने करीब 600 किलो जावा महुआ व 135 लीटर महुआ शराब को जब्त कर नष्ट कर दिया। बताया गया है कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। छापेमारी दल में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन व उनकी टीम के सदस्य शामिल थे।
रांची में ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन। रांची विश्वविद्यालय की मेजबानी में ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट 2025-26 का भव्य उद्घाटन सोमवार को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हुआ। यह टूर्नामेंट 5 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित होगा। उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कुलपति ने सभी टीमों के खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि फुटबॉल केवल जीत हार का खेल नहीं बल्कि टीम वर्क और खेल भावना को बढ़ावा देने का माध्यम है। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि वे अनुशासन बनाए रखें और टूर्नामेंट का आनंद खेल भावना के साथ ले। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।